गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 वायुमंडल में जल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर इन द एटमॉस्फेयर। यह इस चैप्टर का पहला पार्ट है जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन और जानेंगे वाष्पीकरण तथा संघनन की प्रक्रिया के बारे में। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर आइए जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। देखिए, इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल में जल। हम यहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि वायुमंडल में जल किन किन अवस्थाओं में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए, वायुमंडल में जल 3 अवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है। पहला है सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा है लिक्विड यानी कि तरल अवस्था, और तीसरा है हमारा गैसीय अवस्था। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक शब्द को जान लेते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता को हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। देखिए, ह्यूमिडिटी है क्या? देखिए, जब वायुमंडल के अंदर जल किस अवस्था में हो, गैस की अवस्था में हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? आर्द्रता, या फिर इंग्लिश में ह्यूमिडिटी हम इसको बोलेंगे। यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी क्या है? वायुमंडल में जल किस अवस्था में हो, वो गैसीय अवस्था में होगा, तब हम उसके लिए किस शब्द का यूज़ करेंगे? हम उसके लिए आर्द्रता शब्द का यूज़ करेंगे। चलिए फिर अब इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता 0 से लेकर 4% तक होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब हम आर्द्रता की बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है? जल है। किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। अब देखिए, ये जो जल जो गैस फॉर्म में होता है, ये भी किसी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ये हवा के अंदर होता है। ठीक है, होता है क्या है कि हवा आर्द्रता को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तब अगर जब 0 से लेकर 4% तक की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि हवा के अंदर जो आर्द्रता होती है वो 0 से लेकर 4% तक के बीच में ये होती है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि जो वायुमंडल में जल है वो 3 अवस्थाओं में है, ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण, पौधों से वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होता है। देखिए, आपने 6ठी क्लास की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा था कि जब दिन के समय जब सूर्य तप प्राप्त होता है, यानी कि सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है, तब हमारे जलाशयों यानी कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ है उनमें से क्या होता है? एवापोरेशन की एक्टिविटी शुरू होती है। यानी कि जो जल है वो भाप बन के ऊपर की तरफ उठ जाता है और वायुमंडल में आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, ये आपने एवापोरेशन की एक्टिविटी 6th क्लास में पढ़ी थी। और आपने पढ़ा था पौधों से वाष्पोत्सर्जन भी आपने पढ़ा था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है जी, जो हमारे बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, मान के चलिए ये हमारा बड़ा सा पेड़ है, तो होता क्या है कि जब गर्मी के समय जब बहुत ज़्यादा सूर्य तप मिलता है, बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन पेड़ पौधों में से भी जो वाटर है वो भाप बन के ऊपर की तरफ वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है जी, चलिए फिर जानते हैं। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर यानी कि जो वाटर वेपर होता है ये किसके अंदर होते हैं? हवा के अंदर होते हैं, क्योंकि गर्म हवा क्या करती है? जल वाष्प को ज़्यादा धारण करती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्द्रता यहाँ पर हमारी 2 प्रकार की होती है। अगर हम आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को कहेंगे, भाई कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप की है। पहली है निरपेक्ष आर्द्रता, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और दूसरी है हमारी सापेक्ष आर्द्रता, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हम इसको बोलते हैं। समझते हैं निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। देखिए, इस पूरी लाइन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है जल वाष्प की वास्तविक मात्रा। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलिए ये एक हवा का क्षेत्र है और इस हवा के क्षेत्र में जल वाष्प को धारण करने की क्षमता यानी कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है 100 यूनिट्स। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर मान के चलिए 40 यूनिट्स हैं। अब देखिए, इस हवा के क्षेत्र की जो पूरी कैपेसिटी थी 100 यूनिट्स, लेकिन जो वास्तविक जो मात्रा है
यानी कि जो वास्तविक जो जलवाष्प कितना है 40 यूनिट्स। अब ये वास्तविक जो मात्रा है यानी कि 40 यूनिट्स, ये 40 यूनिट्स क्या होंगे, इसी 40 यूनिट्स को हम बोलेंगे निरपेक्ष आर्द्रता, यानी इसी 40 यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कैपेसिटी 100 है या 120 है, हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी जलवाष्प है, कितनी वास्तविक मात्रा है। ठीक है, तो वास्तविक मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। देखिए अब इसका मतलब क्या है, जब भी हम हवा के अंदर ह्यूमिडिटी को मेज़रमेंट करते हैं तो हम पर यूनिट की बात करते हैं, यानी कि एक यूनिट के अंदर कितना जलवाष्प है, यानी कि कितना कितना पानी का वजन है। ठीक है, यानी कि जलवाष्प का वजन यानी कि वाटर वेपर कितना है पर यूनिट में। अगर हम इसको मेज़रमेंट की बात करें तो हम इसका जो मेज़रमेंट करते हैं ग्राम प्रति घन मीटर में, हम इसका क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता तापमान के ऊपर निर्भर करती है। अभी देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था कि जो हवा की जो कैपेसिटी है वो हो सकता है कि 100 हो सकता है 120 यूनिट हो, या हो सकता है 150 यूनिट हो। ठीक है, अब ये देखिए ये घट और बढ़ती क्यों है। देखिए ऐसा है कि हवा का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस हवा के अंदर जलवाष्प को धारण करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हवा का टेम्परेचर मान के चलिए 30 डिग्री सेल्सियस है तो हो सकता है उसको उसके अंदर जो जलवाष्प की जो धारण करने की क्षमता है वो हो 50 यूनिट हो। अगर किसी की मान के चलिए 45 डिग्री सेल्सियस अगर उस हवा का टेम्परेचर है तो हो सकता है उसके अंदर यूनिट कितनी हो, 80 यूनिट्स हो। ठीक है, तो टोटल मिला के ये कि जैसे जैसे हवा का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जलवाष्प को ग्रहण करने की भी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। चलिए फिर आइए अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण महासागरों तथा महाद्वीपों के ऊपर निरपेक्ष आर्द्रता अलग अलग होती है। देखिए होता क्या है कि महाद्वीपों के ऊपर, अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीपों में जो हवाएं चलती हैं यहाँ पर पानी की प्रेजेंस कम होती है, लेकिन वही महासागरों में पानी की अवस्थिति काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगर महासागरों में अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा गर्म होगी, अगर हवा ज़्यादा गर्म होगी तो हवा के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से महासागरों में क्या होगा, जल वाष्प को धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, जिससे यहाँ पर चलने वाली हवाओं के अंदर ह्यूमिडिटी की मात्रा क्या होगी, औरों से ज़्यादा होगी। वही महाद्वीपों पर पानी की प्रेजेंस कम होती है किसके मुकाबले, महासागरों के मुकाबले, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उनके अंदर ह्यूमिडिटी तो होती है लेकिन कम होती है, किसकी तुलना में, महासागरों की तुलना में कम देखने को हमें मिलती है। चलिए फिर आइए अब हम यहाँ पर जानते हैं सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। देखिए पहले जब हम क्या पढ़ रहे थे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को पढ़ रहे थे, हम क्या बोल रहे थे कि भाई हवा की कैपेसिटी मान के चलिए 100 यूनिट्स है, इसके अंदर जो वास्तविक मात्रा कितनी है 40 यूनिट्स है। तो ये जो वास्तविक मात्रा है जो 40 यूनिट्स जो कि हवा की कैपेसिटी का कितना है 40% हिस्सा है। ठीक है, तो इस 40 यूनिट्स को हम क्या बोल रहे थे, ये है भाई क्या, ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मिलती जुलती कैसे कि मैं आपको सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए ये वही हवा का क्षेत्र है और यहाँ पर 100 यूनिट्स है पूरी फुल कैपेसिटी, लेकिन अभी इसके अंदर कितना है, मान के चलिए 40 यूनिट्स है। जब तक हम 40 यूनिट्स बोल रहे हैं तब तक ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, लेकिन जैसे ही हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करते ही ये बन जाएगा क्या, सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पर बन जाएगा। तो फिर रिलेटिव और एब्सोल्यूट में किस चीज़ का फ़र्क है, ये है परसेंटेज का फ़र्क। अगर आप परसेंटेज नहीं निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट। जैसे ही आप परसेंटेज निकाल लोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रिलेटिव यानी कि
सापेक्ष आर्द्रता ये बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क है सिर्फ परसेंटेज का। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और यह आर्द्रता की मात्रा तापमान के ऊपर निर्भर करती है। देखिए, चाहे वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो चाहे वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो, दोनों ही डिपेंड करते हैं किसकी, तापमान के ऊपर डिपेंड करते हैं। तापमान ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो एब्सोल्यूट हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब हवा एक निश्चित तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम ना हो, तब उस हवा को क्या कहते हैं, संतृप्त कहा जाता है। देखिए, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड जो हवा होती है, जो एयर होती है, होता क्या है, मान के चलिए ये वही हवा का क्षेत्र है। इसको हम क्या कह रहे हैं कि इस हवा के क्षेत्र में जो जलवाष्प को जो धारण करने की जो क्षमता है वो है 100 यूनिट्स। अब क्या है कि इस हवा ने 100 यूनिट्स ही वाटर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब ये और ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती है। इसकी कैपेसिटी थी 100 यूनिट्स, इस हवा के अंदर 100 यूनिट्स ही वाटर वेपर आ चुका है। अब ऐसी हवा को हम बोलते हैं संतृप्त हवा, यानी कि सैचुरेटेड हवा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हवा के दिए गए प्रतिदर्श यानी कि सैंपल में जिस हवा पर संतृप्तता आती है उसे ओसांक कहते हैं। देखिए, जब भी हम हवाओं की बात करते हैं तो हम देखिए हवाएं अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, हम उसका सिर्फ एक सैंपल ही ले सकते हैं, हम पूरी हवाओं को हम मेज़र नहीं कर सकते। जब हम किसी हवा के किसी सैंपल को लेते हैं, ठीक है, जिस तापमान पर संतृप्तता आती है, मान के चलिए ये हवा का एक छोटा सा एरिया है। इस हवा का जो टेम्परेचर है मान के चलिए 15 डिग्री सेल्सियस पर यह हवा पूरी तरीके से भर चुकी है, किससे, वाटर से भर चुकी है। ठीक है, तब उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे ओसांक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें हैं। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और है एक हवा का एक छोटा सा आपने सैंपल लिया। हवा के दिए गए प्रतिदर्श यानी सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे हम क्या कहते हैं, ओसांक कहते हैं। ठीक है, तो अगर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो हवा पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है, पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, तब उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, उस अवस्था को हम ओसांक बोलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं वाष्पीकरण तथा संघनन के बारे में, यानी कि एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। चलिए शुरू करते हैं। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल गैस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, एवापोरेशन तो आपको मालूम ही है कि जब जैसे कि जो वाटर होता है, वाटर किस स्टेज में होता है, वो होता है लिक्विड स्टेज में। जब वाटर गैस के अंदर परिवर्तित होता है, बदल जाता है, ठीक है, उसकी स्टेज चेंज होती है, तब उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण हम उसको बोलते हैं, एवापोरेशन हम उसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर, वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। ऑब्वियसली वाष्पीकरण कब शुरू होता है, टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है, देखिए मान के चलिए कि 55 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर पहुंच जा रहा है, यानी कि वो भाप में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, लिक्विड जब गैस के अंदर बदलती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है गैस में, तब गैस में बदलने के लिए जब पानी किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो जो एनर्जी लगी वाष्पीकरण में, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। देखिए, होता क्या है, मान के चलिए ये है वाटर सरफेस। ठीक है, इस वाटर सरफेस पर अभी ये जो हवा है, ठीक है, ये हवा पूरी तरह से संतृप्त हो चुकी है, पूरी तरह से भर चुकी है। लेकिन जो हवाएं जो पीछे से आ रही है, जो ज़मीन के पार्ट से आ रही हैं,
मान के चलिए ये हवाएं पूरी तरह से क्या है, ये संतृप्त नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से असंतृप्त हवाएं। ये हवाएं इन संतृप्त हवाओं को आगे की तरफ धकेल देंगी और ये असंतृप्त हवाएं फिर से इनकी जगह ले लेंगी। ठीक है, इस कारण हवा की गति जितनी ज़्यादा अधिक होगी, वाष्पीकरण भी उतना तेज होगा। ठीक है, तो फिर देखिए होता क्या है कि जब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया तेज कब होती है, जब हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं। जब हवाएं ज़्यादा तेज चलेंगी, जो संतृप्त हवा हो चुकी है वो तो हट जाएंगी, उनके बदले कौन सी हवा आ जाएंगी, जो असंतृप्त हवाएं। ठीक है, तो जब हवा तेज चलती है तो हवा के तेज चलने की वजह से वाष्पीकरण की भी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन की प्रक्रिया होती है। देखिए, जब जलवाष्प यानी कि जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो जलवाष्प होती है, यानी कि जो वाटर वेपर होता है, जब वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होता है, जब वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब जलवाष्प यानी कि गैस जब किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तब इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। संघनन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से समझिए संघनन क्या है कि गैस की जो फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं संघनन यानी कि कंडेंसेशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जल धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। देखिए, ये यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब हवा के अंदर जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, जब हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तब उसके अंदर जल को धारण करने की क्षमता यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब हवा के अंदर टेम्परेचर गिरता है, यानी कि हवा जब ठंडी होती है, तब उसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। किसको, जल को धारण करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जितनी हवा जितनी ज़्यादा ठंडी होगी वो उतना ही जल को धारण करने में अक्षम बनती चली जाएगी, यानी कि जल को धारण नहीं कर पाएगी। जब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव यानी कि लिक्विड में संघनित हो जाता है, अगर यह ठोस अवस्था में हो तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, तो अभी तो हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि भाई जलवाष्प यानी कि जो वाटर वेपर है, जो गैस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, तब इसको हम क्या बोलते हैं, संघनित बोलते हैं। लेकिन जब ये जो जलवाष्प है यानी कि जो गैस है, अगर ये सॉलिड स्टेज में आ जाए, अगर ये सॉलिड स्टेज में आ जाए, तब इस कंडीशन में इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हवा में छोटे छोटे कण होते हैं जैसे कि नमक, धूल, मिट्टी। यह कण जलवाष्प को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण ये छोटे छोटे कण इनमें केंद्र में स्थापित हो जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहा जाता है। देखिए, होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, नमक देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे धूल मिट्टी कण देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि हमें यहाँ पर राख भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये डस्ट पार्टिकल्स होते क्या है कि मान के चलिए ये नमक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं ना, तो फिर यहाँ पर जितनी भी जो जलवाष्प होती है, जो वाटर वेपर होती है, वो इसको एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, इसको खींचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये छोटे 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 इस तरह के कण बन जाते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ के एक तरह से पूरी तरह से क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। देखिए, जो बादल बनने का जो प्रक्रिया है ना, वो ऐसे ही स्टार्ट होती है, जब धूल मिट्टी के आसपास जब बहुत ज़्यादा जलवाष्प इकट्ठे हो जाते हैं, उसी से क्या बोलते हैं, बादल बनते हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो धूल मिट्टी से ये जो छोटे छोटे ये जो गोले बन रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, हम इसको संघनन केंद्रक बोलते हैं। क्योंकि जो संघनन का जो केंद्र है, वो केंद्र क्या है, वो नमक है, धूल मिट्टी है। ठीक है, जो कि इसके बिल्कुल केंद्रक में होते हैं, बिल्कुल सेंटर में होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, संघनन केंद्रक में हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। और इसी एक्टिविटी से हमारे बादल भी बनते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि भाई संघनन होता कब है, संघनन होने के क्या क्या कारण होते हैं। चलिए आइए समझते हैं। संघनन तब होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंडेंसेशन होता कब है, जब आर्द्र हवा, ठीक है, यानी कि वो हवा क्या हो, पूरी तरह से भरी हुई हो, यानी कि ह्यूमिडिटी उसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में हो। जब आर्द्र हवा कोई ठंडी वस्तुओं में आए, ठीक है, तब संघनन हो जाता है। या फिर जब संघनन तब भी हो सकता है जब तापमान औष्णांक के नज़दीक हो, ठीक है। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर संघनन कंडेंसेशन तब भी हो जाता है जब उसका जो टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाए, औष्णांक तक पहुँच जाए, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर समझते हैं संघनन होने के 3 मुख्य कारण हैं। वो कारण कौन से हैं, चलिए आइए जानते हैं। पहला कारण है वायु का आयतन निश्चित हो, यानी कि जो वायु, यानी कि जो एयर है, एयर का जो वॉल्यूम है ना, वो घटना बढ़ना नहीं चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक निश्चित होना चाहिए, ठीक है। और जो टेम्परेचर कहाँ तक गिर जाए, वो औष्णांक तक गिर जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो, यानी कि जो एयर का जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है वो दोनों ही कम हो। तो ऐसी कंडीशन में भी कंडेंसेशन की एक्टिविटी हो जाती है, यानी संघनन की प्रक्रिया हो जाती है। तीसरी कंडीशन क्या है, वाष्पीकरण द्वारा हवा में अत्यधिक जलभार का होना। ये तो आप पढ़ ही चुके हो कि मतलब कि क्या, जो हवा है, वाष्पीकरण इतना ज़्यादा अधिक हो जाए कि हवा के अंदर मान के चलिए कैपेसिटी कितनी है, 100 यूनिट से, तो ये पूरी तरह से भर जाए, तो इसकी वजह से भी कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संघनन के हम यहाँ पे प्रकार देख लेते हैं। तो संघनन 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, ओस, तुषार और कोहरा। यह वीडियो हम देखेंगे, अगले पार्ट पे हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।